हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम प्लस टू के अंदर इकोनॉमिक्स का हमारा एक टॉपिक चल रहा था, राष्ट्रीय आय का मापन। राष्ट्रीय आय का मापन जो आपका अध्याय संख्या था 16 के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, राष्ट्रीय आय के मापन की हमने बात की थी। हमने ये कहा था भी राष्ट्रीय आय हमारे लिए बहुत फायदा होता है, देश के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। हमने पढ़ चुके हैं उसका महत्व के बारे में। सरकार के द्वारा चाहे नीतियाँ बनाई जाती है, चाहे दो देशों के मध्य तुलना होती है, चाहे अर्थव्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वे विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन राष्ट्रीय का मापन होना चाहिए, वो सही तरीके से होना चाहिए। इसके अंदर हमने 3 विधियों की बात की थी। पहली विधि उत्पादन विधि, यानी मूल्य संवर्धन विधि। एक विधि हमने की थी इसके अंदर आय विधि की चर्चा की थी, और एक हमने की थी व्यय विधि। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। देखो, उत्पादन विधि के बारे में बता चुके हैं, और उत्पादन विधि की सबसे बड़ी कमी हमने बताई थी दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना की संभावना ये सबसे बड़ी समस्या थी। यानी दोहरी गणना का कारण क्या होता था, एक सही और प्रासंगिक आंकड़ा या डाटा हमें प्राप्त नहीं हो रहा था। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ जो हमें आंकड़े प्राप्त हो रहे थे, भ्रामक प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि एक ही जो मूल्य था, एक ही पैसे को 2-3 बार जोड़ा जा रहा था। वो मध्यवर्ती वस्तु के अंदर भी जोड़ा जा रहा था और अंतिम वस्तु के अंदर भी जोड़ा जा रहा था। इसकी समस्या को दूर करने के लिए हमने विधि कौन सी अपनाई? मूल्य संवर्धन विधि। इसका मतलब इससे दोहरी गणना की जो समस्या पैदा हो रही थी उसको दूर कर दिया गया, समस्या को समाप्त कर दिया। क्योंकि इसके अंदर वही चीज़ होती है जो मूल्य संवर्धन हुआ है, मूल्य बड़ा है, टोटल नहीं जुड़ता। जितने, जैसे मान लो मैंने 120 की वस्तु बेची 100 की लाके, तो वो 100 नहीं जुड़ेगा, सिर्फ 20-20 जुड़ेगा। यानी जितना मैंने उसका मूल्य संवर्धन किया, जितना मैंने उसका मूल्य बढ़ाया, सिर्फ वही इसके अंदर प्लस होता है। दूसरी हमने की थी आय विधि। आय विधि के अंदर मैंने आपको बताया था कि उत्पादन करने के लिए उत्पादन साधनों की आवश्यकता होती है। उत्पादन के साधनों की, और जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। वितरित यानी बंट जाता है। पूरा क्या कैसा होता है? उत्पादन के साधनों में बंट जाता है, तो बांट दिया जाता है उत्पादन के साधनों में। जैसे हम बात करें उत्पादन के साधनों की, जैसे हम शॉर्टकट में बात करें, श्रमिक को मिलती है मजदूरी, भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, उद्यमी को लाभ। ये तो एक की बात होगी। जब हम, क्योंकि ये सब राष्ट्रीय समस्त होती है, संपूर्ण में होती है, तो समस्त मजदूरी प्लस समस्त लगान प्लस समस्त ब्याज प्लस समस्त लाभ, इन सबको हम जोड़ देंगे तो वो कौन सी विधि होगी? आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का प्राप्त किया, यानी राष्ट्रीय आय को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, उनके जो साधनों की आय होती है उनको जोड़ी जाती है, बस। इसका सूत्र यही बनेगा, सूत्र बना सकते हो आप। आय विधि से राष्ट्रीय आय बराबर समस्त मजदूरी प्लस, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखेंगे हम, समस्त लगान प्लस समस्त या संपूर्ण, जो भी आपको अच्छा लगे, समस्त ब्याज प्लस समस्त लाभ। इन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? आय विधि से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। उसके अंदर हमने उत्पादन विधि में हम अंतिम वस्तुओं को योग कर रहे थे, वस्तुओं और सेवाओं का। यहाँ पर आपको क्या करना है? जो आय है उनका योग करना है। आय एक श्रमिक मजदूरी के रूप में होती है, भूमि का लगान के रूप में होती है, पूंजी का ब्याज के रूप में होती है, और उद्यमी का लाभ के रूप में होती है। अब हम तीसरी विधि की बात करते हैं, व्यय विधि की। व्यय विधि, ये तो बिल्कुल ही सिंपल विधि है। ठीक है, क्या पढ़े? व्यय विधि। देखो, इसके बारे में हम एक बार और फिर हमने चक्राकार प्रवाह पढ़ा था, आय का चक्राकार प्रवाह, याद आ रहा है ना? तो हमने पढ़ा था भी, यहाँ थी फर्म व्यवसायिक, यहाँ था परिवार, हमें दो क्षेत्र लेके चले थे। अब देखो, ये इससे वस्तु खरीदता है तो बदले में पैसे देता है ना, कीमत के रूप में। इसका मतलब इसका व्यय, इसकी क्या होती है? आय होती है। ठीक है, ये यहाँ से क्या लाता है? श्रमिक लाता है, उत्पादन के साधन लाता है। उसके बदले में श्रमिक को ये देता है मजदूरी, यानी मजदूरी देता है।
अब मजदूरी देगा तो इसका मतलब इसका तो व्यय हो गया और इसकी आय हो गई। अब इसका जितना इसने पैसा चुकाया है उतना ही तो उसको मिलेगा, इसका मतलब व्यय और आय दोनों बराबर होगी। जितना इसने व्यय किया, जितनी इसने मजदूरी दी है वो उतनी उसकी आय होगी। इसने 100 रुपये व्यय किया तो इसका 100 रुपये आय हो जाएगी, 200 व्यय किया तो इसकी 200 आय हो जाएगी, इसने 100 रुपये व्यय किया तो इसकी 100 आय हो जाएगी, 100 रुपये 200 किया तो इसकी 200 आय हो जाएगी। इसका मतलब एक का व्यय दूसरे की आय होती है और होते दोनों बराबर है। जितना व्यय होता है उतनी आय होती है। अब मैं आपके मान लेते हैं, आप मेरे को कोई अपने उद्योगों में काम करने के लिए श्रमिक के रूप में लेते हो, आप मेरे को शाम को 500 रुपये देते हो, इसका मतलब 500 आपका व्यय है ना, मेरी आय क्या है 500, दोनों बराबर हो गए ना। तो आप जितना व्यय करोगे उतनी मेरी आय होगी, अलग थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर आपको आय विधि में तो आपने आय को जोड़ा था, इसको प्लस किया था, व्यय विधि में आपको व्यय को जोड़ना है, कुछ भी नहीं है। कैसे? व्यय विधि में आपको सिर्फ व्यय, व्यय कौन कौन से होते हैं, ऐसे एक तो उपभोग व्यय हो गया, है या नहीं, वोकली व्यय कहते हैं, एक निवेश व्यय हो गया, एक सरकारी व्यय हो गया तो सरकार व्यय करती है, और एक जो शुद्ध निर्यात व्यय हो गया, यानी एक्स माइनस एम। ठीक है, यानी आयात तो फिर निर्यात माइनस आयात। ठीक है, ये दो प्रकार, तीन प्रकार की हम व्यय की बात करेंगे। आप इसके अंदर सीधा कह सकते हो शुद्ध विदेशी व्यय, यानी आयात निर्यात देशों के साथ होता है ना, तो शुद्ध विदेशी व्यय। यानी यहाँ पर आपको व्यय को जोड़ना है। उपभोग व्यय जानते हो क्या होता है? उपभोग व्यय जो उपभोक्ता वस्तुओं का व्यय करता है, वो वस्तुओं पर व्यय करता है, वस्तु खरीदता है तो उसको व्यय तो करना पड़ेगा ना। आज आप बाजार से कोई वस्तु खरीद के लाते हो, उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, उसका मूल्य तो देना पड़ेगा। और जो आप मूल्य दे रहे हो, कीमत चुका रहे हो, जो पैसा आप खर्च कर रहे हो वो आपका व्यय तो है। मान लेते हैं आप 1000 रुपये का पेन शर्ट लाते हो, 1000 रुपये आपका व्यय है, उसके अंदर प्लस कर देंगे। निवेश व्यय, तो निवेश क्या होता है? निवेश होता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है। हमने बात की थी निवेश के बारे में, हमने पढ़ा भी था पहले। निवेश क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि करने के लिए या उत्पादन करने के लिए जो पैसा बाजार में लगाया जाता है, बाजार में लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? निवेश व्यय। तो व्यय तो होता है ये, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, जैसे ये रूम है, सर ने बना रखा है अपने, यहाँ पर वीडियो चलती है, इसके अंदर क्या होता है, ये इससे उत्पादन हो रहा है, इससे इनकम हो रही है। और ये एक रूम मैंने घर के अंदर बना रखा है, उसके अंदर इनकम नहीं हो रही मेरे को, उसमें मैं रहता हूँ, वो व्यय नहीं है, वो तो उपभोग व्यय है। मैं अपने उपभोग के लिए वो चीज़ नहीं है, मैंने उसका उपभोग करना है, मैंने उसका यूज करना है, उपयोग करना है। लेकिन यहाँ पर जो रूम है उसके द्वारा क्या होता है, उत्पादन होता है, इनकम होती है, आय होती है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ये निवेश है, वो निवेश नहीं है। अगर आप कोई पैसा अपने इनकम के लिए, आय को बढ़ाने के लिए जो पैसा लगाते हो वो तो होता है निवेश। जब आप खुद के उपभोग के लिए कोई पैसा लगाते हो वो होता है उपभोग, यानी वो निवेश नहीं होता, क्योंकि वो आपका रूम है, आपने जो वस्तु लेके हो वो आपके उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं कर रही, आपकी इनकम नहीं बढ़ा रही वो। अगर वही वस्तु अगर आप इनकम के लिए लगाते हो, अपनी आय को प्राप्त करने के लिए लगाते हो, आय को बढ़ाने के लिए या उत्पादन बढ़ाने के लिए लगाते हो, उसे बोलते हैं निवेश। तो वही तो होता है, पैसा ही तो लगा रहे हो आप, ये भी प्लस हो जाता है। सरकारी व्यय, देखो सरकार व्यय नहीं करती क्या, सरकार भी व्यय करती है, ठीक है, जनता पर खर्च करती है सरकार। लेकिन इसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, हस्तांतरण भुगतान, हस्तांतरण भुगतान के बारे में आपको बताया था। हस्तांतरण भुगतान वो होता है जो बिना किसी सेवा के बदले, सेवा के बदले या कोई कार्य के बदले दिया जाता है, बिना किसी, लिख के दिया ना यहाँ पर, हाँ, बिना किसी सेवा या कार्य के बदले जो दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हस्तांतरण भुगतान बोलते हैं। जैसे हम बेरोजगारी भत्ता की बात की थी, उसके बदले में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, भत्ता प्राप्त हो रहा है। वृद्धावस्था पेंशन की बात की थी, उसके अंदर वृद्ध को काम करना पड़ता है क्या, फ्री में प्राप्त होता है।
जैसे हमने विधवा पेंशन की बात की थी, ठीक है। यानी ये वो पैसा है, आ तो जनता के पास रहा है तो जनता की इनकम ही, लेकिन वो किसके रूप में आ रहा है? बिना किसी काम या सेवा के बदले के रूप में आ रहा है। हमें कोई सेवा नहीं करनी पड़ती, सरकार हमसे कोई काम नहीं करवाती। तो ध्यान रखना, हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। एक बात ये ध्यान रखना आप, यानी जो बिना किसी काम या सेवा के बदले जो पैसा दिया जा रहा है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। जो बिना किसी काम या सेवा के बदले जो पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं हस्तांतरण भुगतान। क्या बोलते हैं? हस्तांतरण भुगतान। लेकिन हस्तांतरण व्यय को हम राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसको शामिल नहीं करते, थोड़ा बहुत ही उतार लिया करो। बाद में होता है शुद्ध विदेशी व्यय, यानी हम क्या करते हैं, देशों के साथ आयात करते हैं और निर्यात करते हैं। शुद्ध क्या होता है? शुद्ध के अंदर पहले ही कहा था, क्योंकि आयात करते हैं तो वस्तु बाजार हमारे देश में आती है विदेशों से, उसके बदले में हमें पैसा चुकाना पड़ता है, हमारा व्यय होता है, हमारा खर्चा होता है। निर्यात होता है, विदेशों में हम वस्तु बेचते हैं तो उसके बदले में पैसा हमारे पास आता है कीमत के रूप में, इसका मतलब वो हमारी आय है। अब मैंने आपको बात बताई थी, मान लेते हैं अमेरिका के अंदर, ये अमेरिका है और ये भारत है। मान लेते हैं यहाँ से हमने कोई वस्तु मंगवाई तो बदले में हमने क्या दे दिया, उसको 100 रुपये दे दिए, तो हमारे देश से चले गए, ठीक है। ये हमारा व्यय हो गया, यानी ये हो गया आपका आयात, यानी वस्तु मंगवाई है तो बदले में हम पैसा चुका रहे हैं। मान लेते हैं हमने कोई अमेरिका में वस्तु बेची है, निर्यात किया, बदले में हमें 120 रुपये में प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब शुद्ध कैसे निकलेगा? अब आए तो हमारे देश में 120 है, गए कितने हैं? 100 है। इसका मतलब 20 रुपये ऐसे हैं, यानी 120 माइनस 100 जो हमारे पास बच चुके हैं शुद्ध रूप में, यानी इसी कारण होता है निर्यात माइनस आयात। यानी निर्यात 120 माइनस आयात 100, यानी कितना? 20 रुपये क्या है हमारे पास इनकम ज़्यादा आ रही है, 20 रुपये भारत में ज़्यादा आ रहे हैं। उल्टा स्थिति भी हो सकती है, हो सकता है यहाँ पर 150 आ जाए, आए 120, ठीक है। तो ये जो माइनस भी हो सकता है, ध्यान रखना। विदेशी जो शुद्ध विदेशी होता है, ऐसे हम निर्यात करते हैं 120, आयात हो रहा है 150 का, तो -30, इसका मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ तो अनुकूल है, यहाँ पर व्यापार है ना वो अनुकूल है हमारे। अनुकूल क्यों है? क्यों? क्योंकि हमें इससे फायदा हो रहा है, 20 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। ये प्रतिकूल है क्योंकि 30 रुपये ज़्यादा हमसे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो ये व्यय होता है इसको भी क्या कर देते हैं, इसके अंदर प्लस कर देते हैं। बस आपकी ये व्यय विधि कंप्लीट। यानी जितना व्यय होता है, चाहे भोग व्यय है, निवेश व्यय है, सरकारी व्यय है, ठीक है, या शुद्ध विदेशी व्यय है, सबका योग के द्वारा जो हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय को प्राप्त कर सकते हैं। और इससे जो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है वो व्यय विधि से प्राप्त होती है। ऐसे मैं लिख दूँ, राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। एक उत्पाद शुद्ध निवेश जो उत्पादक के द्वारा किया जाता है, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध विदेशी व्यय। अगर हम इसको प्लस कर दें तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। कौन सी विधि से? व्यय विधि से। बिल्कुल ही सिंपल है। आय विधि में सबकी आय का योग कर रहे थे, उत्पादन विधि में उत्पादन का योग कर रहे थे, मूल्य संवर्धन विधि में जो मूल्य को बढ़ाया गया, जो संवर्धन किया गया, सिर्फ उसी का योग कर रहे थे। व्यय विधि में जो व्यय हो रहा है उसका योग करना है, चाहे एक उपभोक्ता के द्वारा व्यय किया जा रहा है भोग व्यय, चाहे एक उत्पादक के द्वारा यानी निवेश किया जा रहा है। उत्पादक होता है ना, वो निवेश ही तो करता है उत्पादन के लिए। मैंने पहले कहा था निवेश होता क्या है, एक उत्पादक के द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए या उत्पादन करने के लिए, वृद्धि करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जो पैसा खर्च किया जाता है, वो निवेश होता है। तो उत्पादक के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा भोग व्यय, उत्पादक के द्वारा निवेश व्यय, सरकार के द्वारा सरकारी व्यय, और जो हम विदेशों के साथ भी आयात निर्यात करते हैं उसका हो गया शुद्ध विदेशी व्यय। और सभी व्यय को, सभी खर्चों को हम जब जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, व्यय विधि से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यानी हम इस व्यय विधि से राष्ट्रीय आय को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका हो गया जी राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां।
बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसको बढ़िया तरीके से करते हो एक दफा तो कोई दिक्कत नहीं। इसने आपके जो बुक के अंदर दे रखा है वो कर लेते हैं, यानी जीडीपी निकालते हैं मार्केट प्राइस से। व्यय विधि की बात कर रहा हूँ मैं आपको। जीडीपी यानी राष्ट्रीय कुल जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। वो एक तो आपका सी होगा। सी इसने क्या लिया है? उपभोग्य के रूप में लिया है। देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप बुक देखो तो आपको दिक्कत ना हो। मैंने सीधा हिंदी में लिख दिया था, उपभोग्य प्लस निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध विदेशी व्यय। इन्होंने क्या किया, इसको एक संख्या एक अचर राशि में ले लिया। चर एचर के अंदर इसको चेंज कर दिया। इसका मतलब इसको एक शॉर्टकट रूप दे दिया। जैसे सी दे दिया कस्टमर यानी उपभोग्य प्लस आई इन्वेस्ट व्यय प्लस जी गवर्नमेंट जो व्यय करती है प्लस एक्स माइनस एम यानी शुद्ध विदेशी व्यय। बात तो एक ही है, बात तो सेम ही है। अब आपको निकालना क्या है? राष्ट्रीय निकालना है तो टोटल निकलेगा, यानी इसका योग इसके साथ सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा सी सिग्मा आई सिग्मा जी सिग्मा एक्स माइनस। ये जरूरी थोड़ी है तो भोग सिर्फ एक ही होता है, भोक्ता तो बहुत होते हैं बाजार में, सबका व्यय का योग होता है इसमें, क्योंकि राष्ट्रीय जोड़ के रूप में होती है। सिग्मा या तो जितने उत्पादक जो निवेश कर रहे हैं उसका योग, सरकार जितना व्यय कर रही है उसका योग, और जो अन्य देशों के साथ जितने व्यापार होता है विदेशी व्यय होता है उसका योग। ठीक है, ऐसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कर सकते हो, आप सीधा भी लिख सकते हो, भोग व्यय निवेश व्यय सरकारी व्यय शुद्ध विदेशी व्यय। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी, इसके अंदर सी लिया आपका भोग व्यय लिया है, आई आपका निवेश व्यय लिया है, और जी है आपका सरकारी व्यय, और एक्स माइनस एम यानी निर्यात माइनस आयात बराबर इसको ले लिया उसने शुद्ध विदेशी। और इन सभी का योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रीय व्यय विधि के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। इसी के अंदर क्या आपकी तीनों विधियां कंप्लीट होगी। अब प्रश्न ये आता है भी राष्ट्रीय आय के मापन की कठिनाइयां। राष्ट्रीय आय के मापन की कठिनाइयां कि राष्ट्रीय आय मापन से संबंधित जब हम मापन करते हैं उसको मापते हैं, ऐसी स्थिति में कुछ कठिनाइयां पैदा हो जाती है। देखो हम सिंपल से तरीके से बात करते हैं। फिर राष्ट्रीय आय तो हमें तभी प्राप्त होगा जब अच्छे आंकड़े प्राप्त होंगे। भ्रामक आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे, जो डाटा मिलेंगे वो बिल्कुल सही मिलेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आय तो व्यक्तियों के आय का ही हो। पहली स्थिति में आपको ये बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या लोग ज़्यादा अशिक्षित है या नहीं, यानी इतनी हमारे पास शिक्षा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं वो गलत तरीके से होता है, क्योंकि वो सही बता नहीं पाता, तो पता नहीं होता अशिक्षित होने। क्योंकि शिक्षा हो तो तुम्हें पता होता है कि राष्ट्रीय का कितना महत्व है, इसलिए हमारी इनकम को हमें सही बताना चाहिए, ताकि देश एक अच्छे तरीके से नीति का निर्माण कर सके, देश का विकास हो सके। लेकिन इस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है, हमें शिक्षा नहीं है, हमें अशिक्षित है। इसके कारण हम सरकार को जो डाटा भेजते हैं, सरकार को जो आंकड़े भेजते हैं वो गलत भेजते हैं, भ्रामक भेजते हैं। तो अशिक्षा के कारण भी जो अपने राष्ट्रीय आय के मापन में सबसे बड़ी कठिनाई मानी जाती है। शिक्षा राष्ट्रीय आय के मापन में एक तरह की कठिनाई है, तभी तो सरकार शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात करें हम आय को छुपा लेते हैं, ये भी एक कठिनाई है। कि जब इनकम की बात आती है ना योग की, तो हम अपनी राष्ट्रीय आय को छुपा, अपनी आय को छुपा लेते हैं, व्यक्तिगत आय छुप जाती है। हम अपनी आय को प्रदर्शित नहीं करना चाहते, हमें ऐसा लगता है, डर लगता रहता है भी कहीं सरकार हम पर टैक्स न बढ़ा दे, सरकार हम पर टैक्स न लगा दे, इसलिए हम अपनी आय को कम बताने की कोशिश करते हैं। अब देखो आप बताओगे उतना ही तो योग होगा राष्ट्रीय आय में, तो राष्ट्रीय आय तो योग के द्वारा ही निकलेगी। जब आप बता ही गलत रहे हो, मैं भी अपनी आय को गलत बता रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास जो सूचना पहुँच रही है वो गलत पहुँच रही है। इसका मतलब जब सूचना ही गलत चली गई तो राष्ट्रीय आय संबंधी डाटा होंगे वो तो भ्रामक होंगे, बिल्कुल गलत होंगे। ठीक है, यानी हम अपनी इनकम को क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। तीसरी बात हम करें, कोई व्यापार ऐसा भी होता है जो बाजार से बाहर होता है, और एक होता है वस्तु विनिमय, हम दोनों की बात कर लेते हैं। अब कोई बाजार, कोई व्यापार, कोई कार्य, जो देखो हमने एक बात कही थी
बाजार मूल्य के योग को, हमने एक हर बात के अंदर परिभाषा में ये बात लिखी थी, बाजार मूल्य के योग को। इसका मतलब कोई वस्तु बाजार में आएगी तभी तो उसका मूल्य का पता चलेगा ना। अब जैसे घर के अंदर है हमारे, जैसे मान लो मैं कृषि करता हूँ, मेरे खेती हो गई, गेहूं हो गया मेरे, उस गेहूं को मैंने क्या किया, कुछ तो अपने पास रख लिया, ठीक है, वो भी एक समस्या में लिख ही देता हूँ साथ में। समय के उपभोग की वस्तुएं की कीमतों के योग की समस्या, यानी कुछ वस्तुएं मैंने क्या रख ली, अपने पास रख ली अपने उपभोग के लिए। दूसरी बात, मान लेते हैं वो जो शेष बची है उसको हम कई बार कहते हैं बाजार में लाते नहीं है, गांव में ही बेच देते हैं, बेच देते हैं नहीं बेच देते, कि वो वस्तु हम बाजार में लाएंगे तभी तो उसकी कीमत लगेगी, उसका योग होगा। हमने अपने पड़ोसियों को गाँव के अंदर हमने उसको ऐसे ही बेच दिया, वो पैसा बाजार में नहीं गया, उसकी वो हमारी वस्तु बाजार में नहीं गई, इसी कारण वो आय वो पैसा उस राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, ये भी एक कठिनाई पैदा होती है। तो उसको हमने क्या किया, बाजार से बाहर ही क्रय विक्रय कर दिया, बाजार में हम लेके ही नहीं गए, बाजार के बाहर ही हमने क्या कर दिया, उसका क्रय विक्रय कर दिया, उसको चाहे खरीदा है चाहे बेचा, बाजार के बाहर ही बेचा है, क्रय विक्रय किया है हमने। जब हम उसको बाजार में नहीं लेके गए तो उसको भी क्या होता है, सरकार के पास उसकी कीमत, उसका मूल्य, उसकी आय नहीं पहुंच पाती। मतलब जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें कठिनाई पैदा होती है, जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े होते हैं वो गलत मिलते हैं, क्योंकि हमारी पूरी आय तो वहाँ पहुँच ही नहीं रही। जो हम सूचना देंगे वो पूरी आय की देंगे तभी तो उसका योग होगा। जो हम सूचना हमारी जो आय है वो कम पहुँच रही है सरकार के पास, इसका मतलब उसका योग भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बात समझ रहे ना। तो बाजार के बाहर जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो पाते, ये भी एक कठिनाई। हम बात करते हैं वस्तु विनिमय। अब हमने बात की थी राष्ट्रीय आय में तो शामिल वही होता है जो अंतिम वस्तुओं की कीमतें होती है, अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें। तो बाजार में वस्तु बेची जाती है उसकी कीमत होती है, उनकी इनकम होती है, वो इसके अंदर क्या होता है, राष्ट्रीय आय में प्लस होता है। लेकिन होता क्या है, गांव के अंदर शहरों में बहुत बार वस्तु विनिमय होता है। ये वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। जब उनके संबंधित कोई रुपये का पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ, जैसे हमने क्या किया, गेहूं देकर हमने बाजरी ले ली, या गेहूं देकर हमने सब्जी ले ली, तो मतलब दोनों आपस में वस्तु विनिमय हो रहा है, एक ने वस्तु दी दूसरे उसके बदले वस्तु का। होता है ना गांव में, सब्जी वाले आते हैं, कोई मटके वाले आते हैं, या कोई और कोई अन्य वस्तु बेचने आते हैं, वो बदले में गेहूं ले लेते हैं, कोई अन्य चीज ले लेते हैं। तो हुआ क्या, पैसे का लेन देन तो कहीं नहीं हुआ, हमने ही वस्तु दी उसने ही वस्तु दी। और जब तक मुद्रा का पैसे का, क्योंकि हम राष्ट्रीय की विशेषताओं में पढ़ चुके हैं, ये मुद्रा के यानी इसका मौद्रिक मूल्य का योग होता है, ये वस्तु का योग नहीं होता, उसका जो बाजार मूल्य होता है, जो मुद्रा में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, यानी मौद्रिक मूल्य का योग ही राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। लेकिन यहाँ पर तो मुद्रा हुआ ही नहीं, मुद्रा का लेन देन नहीं हुआ, न तो किसी ने पैसा दिया न किसी ने पैसा लिया, तो इस वस्तु तो बिक गई ना, क्रय विक्रय तो हो गया, लेकिन पैसे का लेन देन न होने का ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता, यानी वो वस्तु राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। ये भारत की मुख्य विकासशील देशों की मुख्य समस्या होती है, और भारतीय विकासशील देश है, यहाँ पर पैसे का कम लेन देन होकर वस्तु विनिमय कर लेते हैं हम, क्या वस्तु के बदले वस्तु लेन देन कर लेते हैं हम। तो ऐसी स्थिति में उसके मूल्य का जो क्रय विक्रय हुआ है उसका सरकार के पास उसका जो डाटा है वो नहीं पहुंच पाता, तो जब तक मुद्रा का लेन देन ही नहीं होगा। अब तक सेवा के भोग की वस्तु है, लेकिन है तो वस्तु है ना, उसकी कीमतों का भी क्या होता है, उसका मूल्य भी मतलब राष्ट्रीय में शामिल नहीं होता। ये कुछ कठिनाइयां हैं राष्ट्रीय के मापन के अंदर। एक तो अशिक्षा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षित लोग कम हैं, अशिक्षा ज़्यादा फैली हुई है, लोग डरते जाता है। सरकार की कोई योजना लेके आते हैं ना, जब ये जनगणना हुई थी, एक बड़ा सा फॉर्म भरना होता था, उसके अंदर जब व्यक्ति से पूछते हैं ना, आपके पास बाइक है क्या, आपके पास कार है क्या, आपके पास कितनी, वो क्या करता है, हर बात को छुपाता है, वो कम से कम बताता है। उसको डर लगता है कि सरकार मेरे पर टैक्स न लगा दे, सरकार मेरे को कोई अन्य कर बढ़ा ना दे, या और नया टैक्स न लगा दे, या कोई और जो भी मेरे को सुविधा प्राप्त हो रही है वो बंद ना कर दे। सरकार देती है ना सुविधा, 100 रुपये किलो गेहूँ देती है, और भी बहुत सी सुविधा दे रही है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि सरकार मेरी वो योजना बंद ना कर दे। इसके कारण हम अपनी इनकम को, आय को कम बताते हैं, पूरी नहीं बताते।
आय को छुपा लेते हैं, यानी पूरी नहीं बताते। बाजार के बाहर हम ज़्यादा लेन देन करते हैं, बाजार में जाना हम कम पसंद करते हैं। हमारी यहाँ पर प्रवृत्ति है, हमारा नेचर ऐसा, हम बाजार में कम जाना पसंद करते हैं। हम जो भी लेन देन करते हैं हम बाजार के बाहर ही कर लेते हैं। और जो वस्तु बाजार में नहीं पहुँचती उसका मूल्य निर्धारित नहीं होता, तब तक तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल ही नहीं होगा। एक वस्तु विनिमय प्रणाली हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम वस्तु विनिमय प्रणाली ज़्यादा करना पसंद करते हैं। हम वस्तु के बदले में वस्तु लेते हैं, इसके मतलब उसके बदले में कोई मुद्रा का लेन देन नहीं हुआ, मुद्रा का लेन देन नहीं हुआ तो वो वस्तु राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। एक हम कुछ वस्तु अपने सेवन के उपभोग के लिए भी रख लेते हैं। जैसे मैंने कहा गेहूँ पैदा की, हमने कुछ अपने उपभोग के लिए रखी, लेकिन उस वस्तु का तो मापन राष्ट्रीय आय में नहीं जाएगा ना, तो उसका हम मुद्रा थोड़ी ले रहे हैं, कोई मौद्रिक लेन देन थोड़ी है, हमने हमारी खुद की वस्तु है उसका हम उपभोग कर रहे हैं। तो मतलब उस वस्तु का तो योग नहीं हुआ ना राष्ट्रीय आय में, वस्तु का निर्माण तो हुआ है देश में। जो हमने पढ़ा था समस्त वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बाजार मूल्य का योग। अब समस्त के अंदर तो वो भी आती है जो हम खुद के लिए लग रहे हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय आय में शामिल होने से रह जाती है अछूती। ठीक है, ये है राष्ट्रीय आय के मापन की कठिनाइयाँ। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इसी राष्ट्रीय आय के आगे हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं मापन के अंदर। अब अपने राष्ट्रीय आय का मापन तो किया, चाहे व्यय विधि से किया, उत्पाद विधि से किया, चाहे आपने आय विधि से, मूल्य संवर्धन विधि, किसी से किया। अब हम राष्ट्रीय और आर्थिक कल्याण से संबंध की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण का संबंध। उनके मध्य संबंध क्या होता है, राष्ट्रीय व आर्थिक कल्याण का क्या संबंध होता है। हम वैसे तो स्वाभाविक बोलते हैं जिस देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है, इसके मतलब उसके अंदर आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है। क्यों राष्ट्रीय आय किस लिए बढ़ती है, इसी कारण बढ़ती है, जनता की आय बढ़ेगी तब तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। और जब जनता की आय बढ़ेगी इसका मतलब जनता का कल्याण हो रहा है, आर्थिक कल्याण हो रहा है। आर्थिक कल्याण का अर्थ होता है आर्थिक विकास होना, आर्थिक प्रगति होना, समझ ना। कि जब इसको क्या है, राष्ट्रीय और आर्थिक कल्याण के मध्य बहुत गहरा संबंध माना जाता है। कि जिस देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है उस देश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का सूत्र हमने क्या माना था, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। यानी राष्ट्रीय आय को जब जनसंख्या से हम भाग दे देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगी, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। अगर राष्ट्रीय आय ज़्यादा है तो प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा है, राष्ट्रीय आय कम है तो प्रति व्यक्ति आय भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रही है इसका मतलब जनता के पास पैसा बढ़ रहा है, जनता की इनकम बढ़ रही है, जनता की आय बढ़ रही है। क्योंकि जनता के आय का योग ही तो राष्ट्रीय आय है। अब जब राष्ट्रीय आय बढ़ गई इसका मतलब जो उसको जोड़ने वाले तत्व हैं वो भी बढ़ चुके हैं। अब जनता के पास आय बढ़ रही है इसका मतलब जनता का आर्थिक विकास हो रहा है, जनता का आर्थिक कल्याण हो रहा है। लेकिन इसके अंदर एक फैक्ट ये होता है अभी कि कई बार क्या होता है, राष्ट्रीय आय बढ़ने का कारण कुछ लोग भी हो सकते हैं, पूरी जनता नहीं हो सकती। जैसे मान लेते हैं भी भारत के अंदर राष्ट्रीय आय बढ़ गई, भारत में राष्ट्रीय आय क्या हो गई, बढ़ गई, यदि देश की आय बढ़ गई, देश प्रगति पर जा रहा है, तो हो सकता है इसके अंदर जो राष्ट्रीय आय बढ़ी है वो सिर्फ 10% लोगों के कारण बढ़ी हो। जो उद्योगपति हैं जिनके पास पैसा है सिर्फ उन्हीं के पास पैसा बढ़ाओ, 90% लोगों के पास पैसा न बढ़ाओ, तो यहाँ पर कहाँ जनता का आर्थिक कल्याण है। 90% लोग तो इससे छूते रह गए ना, उनका तो आर्थिक विकास हुआ ही नहीं है। इसका मतलब राष्ट्रीय, देखो राष्ट्रीय आय बढ़ तो गई है देश की, लेकिन हो सकता है वो सभी जनता की आय न बढ़ी हो, सिर्फ 10% लोगों की आय बढ़ने के कारण ही राष्ट्रीय, क्योंकि राष्ट्रीय आय में तो इसका भी योग होगा, इसका भी योग होगा, तो 100% लोगों का आय का योग होगा तभी तो राष्ट्रीय आय निकलेगी। हो सकता है सिर्फ 10% लोगों की इनकम बहुत दुगनी हो चुकी हो, लेकिन 90% लोग अभी गरीब हैं, लेकिन दुगनी हुई तो इसका मतलब राष्ट्रीय आय तो बढ़ेगी। अब आता है बात आर्थिक कल्याण के साथ फिर कैसा संबंध है। देखो राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण के साथ तभी संबंध होगा जब उसका सम्मान पूर्वक वितरण हो। यहाँ पर तो क्या रहा है, असमान हो रहा है, सिर्फ 10% लोगों की इनकम बढ़ रही है, 90% लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही। असमान है ना, सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों की इनकम बढ़ रही है, 90% लोगों की नहीं बढ़ रही। देखो राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही है लेकिन असमान वितरण है। क्या है, असमान वितरण, समान नहीं है। जब समान पूर्वक वितरण होगा इसका मतलब
इनकी भी आय बढ़ेगी और इनकी भी आय बढ़ेगी, तब जाके राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण का क्या होगा, गहरा संबंध होगा। वैसे तो राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण से गहरा संबंध होता है, लेकिन ये कब होगा, उसको मेन होगा जब उसका समान पूर्वक वितरण होगा, यानी गरीब भी अमीर, जितने अमीर है चाहे गरीब है, सभी का विकास हो आर्थिक, तब बोलते हैं भी जनता का कल्याण हो रहा है, आर्थिक कल्याण हो रहा है, जनता का आर्थिक विकास हो रहा है, समझे ना। तो हम बात कर सकते हैं राष्ट्रीय आय में आर्थिक कल्याण के मध्य संबंध की। बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि से हम बोल सकते हैं कि उस देश का आर्थिक कल्याण बढ़ रहा है, जनता का विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। लेकिन मेन इसका मुद्दा होता है उसको सम्मान पूर्वक वितरण होना चाहिए। अगर वो राष्ट्रीय सिर्फ 10% लोगों के कारण बढ़ रही है, इसका मतलब असमान है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, क्यों, गरीबों की तो आय बढ़ ही नहीं रही, सिर्फ अमीरों की बढ़ रही है। वो पहले से अमीर थे, अब और अमीर हो गए हैं, कुछ लोग पहले से ही गरीब थे, वो और गरीब हो गए, इसका मतलब इससे असमानता बढ़ती है, देश में विषमता बढ़ती है। तो इसको हम जनता का कल्याण नहीं मान सकते, आर्थिक कल्याण, आर्थिक विकास नहीं मान सकते हैं। ये कब होगा, जब सबकी आय क्या हो, आर्थिक विकास हो, सभी का आर्थिक विकास होगा तब आर्थिक कल्याण होगा। अब तो सिर्फ 10% लोगों का कल्याण हो रहा है, इनका नहीं हो रहा है, लेकिन जब सभी का विकास होगा, सभी को इनकम होगी, सबकी आय बढ़ेगी, यानी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है क्योंकि सभी की आय बढ़ रही है, सभी जनता की आय बढ़ रही है, ऐसी स्थिति हम बोल सकते हैं जनता का कल्याण हो रहा है, आर्थिक कल्याण। समझिए, तो बिल्कुल सिंपल से हम बता सकते हैं राष्ट्रीय और आर्थिक का। आगे जो अब देखो, ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है अभी। ये जो राष्ट्रीय आय का मापन हम कंप्लीट कर चुके हैं, किस प्रकार मापन होता है, 3 विधियां कर चुके हैं हम। और इस वीडियो जैसे मैंने इनके अंदर 2 या 3 क्लासें कंप्लीट की थी इस लेसन के अंदर, प्रत्येक के अंदर मैंने आपको आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि का साथ साथ में अर्थ भी बताता गया, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। अगर मेरी बात आपने 2-3 बार सुन लिया ना, जैसे मैंने उत्पाद विधि में बताता रहा, उत्पादन का योग है, मूल्य संवर्धन, मूल्य जो बढ़ा है उसका योग है, आय विधि, उत्पादन के साधनों को जो इनकम हो रही है, आय हो रही है उसका, क्योंकि राष्ट्रीय आय होती ही योग में है, क्योंकि आप समष्टि वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, ये बात तो बोलो ही मत। आपका 50% तो उत्तर वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि आपको भाग का पता होना चाहिए, आप भाग व्यय पढ़ रहे हो, समष्टि पढ़ रहे हो, इसका मतलब समष्टि होती ही योग में है, संपूर्ण में होती है। तो राष्ट्रीय आय भी एक संपूर्ण में है, योग में है, सभी व्यक्तियों का योग ही तो राष्ट्रीय आय होती है, जो सभी व्यक्तियों की आय का योग ही तो राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय अलग थोड़ी होती है, व्यक्ति, क्योंकि वहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं उनकी इनकम होती है, उनके योग को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि सभी व्यक्तियों को जो आय आ रही है उनका योग, उत्पादन के साधनों को जो इनकम आ रही है ना, आय आ रही है, उनका योग आय विधि से। व्यय आ रहा है, यानी जितना व्यय किया जा रहा है, चाहे वो भोक्ता के द्वारा, चाहे उत्पादक के द्वारा, चाहे सरकार के द्वारा, चाहे विदेशों के द्वारा जो व्यय होता है हमारा शुद्ध देशी व्यय होता है, उन सभी का योग व्यय विधि। देश में जितना वस्तुएं उत्पादित हो रही है, अंतिम वस्तुओं का योग उत्पाद विधि, जितना मूल्य संवर्धन हुआ है उसका योग मूल्य संवर्धन विधि। ठीक है, कठिनाइयाँ मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता चुका हूँ कि राष्ट्रीय मापन में क्या क्या कठिनाई हो सकती है। आर्थिक कल्याण को भी हम कर चुके हैं, राष्ट्रीय का और आर्थिक कल्याण के संबंध को भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब आपके जो नेक्स्ट जो आपका लेसन आता है 17 नंबर का, वो लेसन आता है मुद्रा, और उसके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, मुद्रा और उसके कार्य, उसका अर्थ भी पढ़ेंगे, कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे मुद्रा के बारे में। अब मुद्रा के बारे में क्या होता है, आप बता दो मुद्रा क्या होती है, तो थोड़ी बहुत वैसे चर्चा कर लेते हैं, क्या होती है मुद्रा। देखो, मुद्रा वो होती है जो हमारे व्यापार को आसान करती है ना, बिल्कुल सिंपल कर देती है। मान लेते हैं मेरे पास भूमि है, या मेरे पास कोई ऐसी वस्तु है जो वजन युक्त है, जिसको मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेकर, जैसे रूम है मेरे पास, अब मेरे को रूम बेचना है और बदले में कोई वस्तु लेनी है, मान लो कपड़ा लेना है मेरे को, अधिक कपड़ा चाहिए मेरे को, तो क्या मैं उस रूम को उठाकर अपने सिर पर रखकर या अपने मोढों पर, कंधों पर रखकर का उसको लेके जा सकता हूँ क्या बाजार में, जा सकते हैं। अगर मान लो एग्जाम्पल वो मुद्रा नहीं थी, पैसा है ही नहीं, आप क्या करोगे, उस रूम को उठाओगे, अपने कंधों पर रखोगे, अपने सर पर रखोगे, उसको बाजार में लेके जाओगे, उसको बेच दोगे, तो बदले में वस्तु ले आओगे। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आप उसको नहीं उठा सकते, अपनी जमीन को, भूमि को नहीं उठा सकते। लेकिन यदि मुद्रा है फिर तो बहुत सुविधा है, आसानी से वहीं बेच दोगे, पैसा लेकर बाजार जाओगे, वो वस्तु खरीद लाओगे, टाइम नहीं लगा आपको, बहुत आसान तरीका हो जाता है।
इसी कारण कहते हैं मुद्रा है ना, ये मानव जीवन में सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। मानव जीवन में सबसे बड़ा आविष्कार मुद्रा को माना जाता है। ये ध्यान रखना, जैसे आग का आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था, आप वोट मतों का, राजनीति में जैसे वोट का आविष्कार हुआ था। ये महत्वपूर्ण आविष्कार है देश के अंदर। आग का आविष्कार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो अपने पहिए का आविष्कार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार मुद्रा का आविष्कार भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर अर्थशास्त्र में अगर आपसे पूछे ना सबसे बड़ा आविष्कार कौन सा था, तो आप ध्यान रखना वो थी मुद्रा। और आवश्यकता आवश्यकता होती है ना, तो क्या होती है, आविष्कार की जननी होती है। हमें किस चीज़ की आवश्यकता हुई, कुछ ना कुछ हमें समस्या पैदा हुई, कठिनाई पैदा हुई, हमने आविष्कार कर दिया। तो आप ध्यान रखना बात, अर्थशास्त्र में अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा आविष्कार कौन सा है, सबसे उच्च आविष्कार कौन सा, तो आप कहोगे मुद्रा का। ये मुद्रा ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है, बहुत सुखी बना दिया है। अब हम आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं, आसानी से कोई वस्तु खरीद सकते हैं, आसानी से वस्तु बेच सकते हैं। कुछ भी हम कहने का मतलब, हम किसी प्रकार से मुद्रा का यूज कर सकते हैं, अपने जीवन को हम सुखमय बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। क्योंकि उससे पहले क्या थी, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। क्या थी, वस्तु विनिमय। और एक बात आ देता हूँ, ये आप स्वाभाविक बात है, किसी चीज़ का आविष्कार क्यों होता है, क्यों कुछ पहले जो हम कार्य कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ कठिनाई पैदा होती है, तभी तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। पहले क्या था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाहर दौड़ने में कठिनाई होती थी, उन्होंने पहिए का आविष्कार कर दिया। पहले प्राचीन काल में लोग जंगलों में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, उनको अग्नि का आविष्कार किया, उनको बढ़िया लगा, यानी पका हुआ मांस खाने लगे। यानी धीरे धीरे क्या, जब भी कोई कठिनाई पैदा होती है, प्राचीन जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसमें कोई कठिनाई या समस्या पैदा होती है, फिर हम क्या करते हैं, नए स्टेज में जाते हैं, उच्च अवस्था से दूसरी उच्च अवस्था में चले जाते हैं। ये यहाँ पर हुआ था, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, पैसा नहीं था, मुद्रा कोई आविष्कार नहीं हुआ था। वस्तु विनिमय प्रणाली में तो क्या होता था, वस्तु के बदले में वस्तु लेनी देनी होती थी। अभी मैंने उदाहरण दिया, जैसे मान लो मेरे पास एक बोरी गेहूं है, तो मेरे को एक जोड़ी कपड़ा लेना है। अब अगर मैं बाजार मेरे से दूर है, तो वो मैं, क्योंकि उस टाइम इतने साधन भी नहीं थे, तो मैं क्या करूँ, उस बोरी को अपने कंधे पर उठाकर उतनी दूर पैदल जाऊंगा बाजार के अंदर। क्या दिक्कत नहीं थी क्या, कितनी समस्या थी। पैदल जाके उस व्यक्ति को ढूंढूंगा जो मेरे को कपड़ा दे दे, मेरे से बोरी गेहूं ले ले, कितनी दिक्कत होती थी बंदे को। इतनी व्यक्ति की जो जीवन था वो बहुत मुश्किल हो चुका था, वस्तुओं के लेन देन में पता नहीं था। अरे ये भी पता नहीं था मेरी बोरी की कीमत क्या है और उस कपड़े की कीमत क्या है, बस लेन देन हो जाता था। हो सकता है गेहूं महंगी हो, कपड़ा सस्ता हो सकता है कपड़ा महंगा हो, गेहूं सस्ती हो। लेकिन ऐसी स्थिति में उनकी कीमतें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता था। तो इसी समस्या को, ये कठिनाइयाँ पैदा हुई थी मानव के सामने, इसी समस्या को सटने के लिए उन्होंने क्या किया, मुद्रा का आविष्कार। चलो ठीक है, ये मुद्रा के आविष्कार, उनके कार्य, उनके जो संगठन, मुद्रा के जो अर्थ, उनकी परिभाषाएं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।